चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 3 है। इसमें हम आर्टिकल 12 और 13 के बारे में जानेंगे कि अनुच्छेद क्या प्रावधान करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिकल 12 में क्या दिया है, राज्य की परिभाषा, यानी जो संविधान में राज्य शब्द आते हैं उसमें कौन कौन से निकाय शामिल होते हैं उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 12 में। देखिए, मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में, यानी जब मूल अधिकारों की बात हो तो उसके संबंध में जब राज्य शब्द आए तो उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया, देखिए राज्य में कौन कौन निकाय शामिल होते हैं वो निम्न प्रकार है। पहला, कार्यकारी और विधायी प्रशासन को चलाने वाली संसद और भारत सरकार, यानी जो कार्यकारी एडमिनिस्ट्रेशन करता है भारत सरकार और जो नियम बनाता है संसद। दूसरा आता है राज्य विधानमंडल, जो स्टेट पार्लियामेंट वो है हाउस है, और राज्य सरकार, यानी इसमें क्या कौन आती है, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे सीएम हो गए, उनके कैबिनेट हो गए। वो स्थानीय सरकारों में नगर पालिकाएँ, पंचायत हो गई, ठीक है, जिला बोर्ड हो गए, ये लोग हो गए जो राज्य के अंतर्गत में आती है, उनके शक्तियों का उपयोग करती हैं। और अन्य गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक का अर्थ क्या होता है, ऐसे निकाय या ऐसे संस्थाएं जिनका संविधान द्वारा निर्माण नहीं हुआ है, उनकी स्थापना नियमों द्वारा हुआ है, सरकार के लाए गए कानूनों द्वारा, ठीक है, संविधान में उनकी व्याख्या नहीं है। तो गैर संवैधानिक निकाय प्राधिकरण, जैसे LIC, ONGC, सेल, ये क्या है, सरकारी कंपनियां हैं एक तरह से, जो सरकार द्वारा बनाई गई हैं, संविधान द्वारा नहीं, इसलिए गैर संवैधानिक है, इनको बोलेंगे वैधानिक, ठीक है, या कानूनी। उसके बाद राज्य में शामिल निकाय जो कि उपरोक्त वर्णित है के लिए कार्य करने वाली निजी इकाइयाँ, एजेंसी भी राज्य के अंतर्गत में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई आपके विधानमंडल में पेपर या गवर्नमेंट पेपर को छापने वाली प्राइवेट कंपनी है जिसको आपको टेंडर दिया गया है सरकार की तरफ से, जो क्या कर रही है, राज्य या फिर राज्य के अंतर्गत आने वाले निकायों के लिए काम कर रही है, तो वो भी एज ए राज्य के डिफिनेशन में आएगी, यानी राज्य की निकाय मानी जाएगी। अब क्या है, बोला है राज्य में शामिल इकाइयों के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी इसमें बताया गया है बेसिकली कि मूल अधिकारों के हनन होने पर किसके विरुद्ध आप कर सकते हैं कंप्लेन, तो राज्य के विरुद्ध कर सकते हैं। और राज्य है कौन, इसमें यहाँ पे डिटेल में डिफिनेशन में बताया गया है कि राज्य में कौन कौन निकाय शामिल होती हैं। अब आते हैं आर्टिकल 13 में, उसमें देखते हैं क्या प्रावधान दिया गया है। देखिए, आर्टिकल 13 में क्या बोला है कि मूल अधिकारों के विरुद्ध या उसके असंगत उसका अल्पीकरण, यानी मूल अधिकारों को कम करने वाली विधियाँ, कोई भी विधियाँ जैसे कानून हो गया, शून्य होगी। अब हम लोग विधि के बारे में आर्टिकल 14 के में जानेंगे कि विधियाँ होती क्या है, ठीक है ना, शून्य रहेंगी या निरस्त मानी जाएंगी। इसके कहने का अर्थ ये हो गया कि मूल अधिकारों के विरुद्ध ऐसी कोई भी नियम जो मूल अधिकारों का हनन करे उसको निरस्त माना जाएगा। ये आर्टिकल 13 में बताया गया है। देखते हैं कैसे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नियमों, विधेयकों या संविधान संशोधनों की न्यायिक समीक्षा कर सकता है, यानी ऐसे अगर उनसे लगे कि इस नियमों के तहत जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उसकी जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और अगर वो असंगत पाई जाती है, यानी मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं किसी तरह से, तो सुप्रीम कोर्ट उसे गैर संवैधानिक, अवैध घोषित कर सकती है। इस स्थिति में क्या होगा, वो कानून निरस्त माना जाएगा, भले संसद से पास हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक वर्ड आता है कि न्यायिक समीक्षा। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा एक चैप्टर आता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि वही सुप्रीम कोर्ट नियमों की या कानूनों की समीक्षा करता है कि वो मूल अधिकारों के संगत है या उसके असंगत है। एक क्वेश्चन आता है कि न्यायिक समीक्षा का किस आर्टिकल में यूज हुआ है, तो ध्यान दें इसका आर्टिकल 13 में यूज नहीं हुआ। संविधान के किसी भी आर्टिकल में कहीं पर भी न्यायिक समीक्षा, या इसको ही बोलते हैं न्यायिक पुनराविलोकन भी कहा जाता है ये कहीं कहीं, तो इन दोनों शब्द का संविधान में कहीं पे वर्णन नहीं है, ठीक है ना। उसकी जगह लिखा गया है कि उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य रहेंगी, ठीक है। ये वर्ड एज ए जनरल लोकल समझाने के लिए बताया गया है, संविधान में इसका ऑफिशियली कहीं पे वर्णन नहीं है। तो क्वेश्चन इसी से आता है कि संविधान में किस आर्टिकल में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनराविलोकन शब्द का यूज हुआ है, तो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से, यानी किसी एक पर्सन का भी मौलिक अधिकारों का हनन होने पर इस विधियों द्वारा वो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और अब देखिए, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक। अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ये तो आपके विशेषताओं वाले टॉपिक में भी देखे थे कि कोई पर्सन का अगर
मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है, और ये केवल मूल अधिकार के संबंध में होगा, जनरल कोई केस में नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम समता या समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।